Okay. Now we are starting. People are coming late. Okay, this is the problem. So, am I audible to all of you? And whether the screen is shared to all of you? Yes, sir, you are audible. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now we are starting the questions. It is question number 1. Okay. Which of the following statements? जब भी ये इस तरीके से किसी लफ्ज के आगे ब्रैकेट में एस लग जाता है, इसका मतलब ये है कि आंसर सिंगुलर है या प्लूरल है, यानी एक आंसर है या दो आंसर है, ये पता नहीं है। तो ब्रैकेट में इस तरह का ये एक तरीका होता है कि ब्रैकेट में हम एस लगा के लिखते हैं, ठीक है। इज आर करेक्ट, तो ये जो स्टेटमेंट है नीचे, इनमें से कौन से करेक्ट हैं या कौन कौन से करेक्ट हैं, ये हमें बताने। तो या तो कोई कम से कम एक करेक्ट होगा या एक से ज्यादा होंगे। कह रहे हैं इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल। ओके, तो आप लोग बताइए कि इमेज कैसी होती है, वर्चुअल होती है या नहीं? प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल। ओके ओके, सुन लिया मैंने। इसका अगर डी ऑप्शन देखेंगे, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज रियल, तो ये तो होगा नहीं, पक्की बात है। तो इस ऑप्शन को हम काट देंगे। दूसरा ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टेटमेंट ऐसा लिखा हुआ है कि एक से ज्यादा भी करेक्ट हो सकते हैं। एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इज डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर is half the distance between object and image। क्या ऐसा होता है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सपोज मैं एक मिरर बना दूं और यहाँ पे अगर मैं किसी को खड़ा करूं और उसकी इमेज अगर हम देखेंगे, सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सपोज ये ऑब्जेक्ट है और उसकी इमेज सपोज ये है, ठीक है, दिस इज द इमेज सपोज, है ना। इसके हाथ भी बना देते हैं वरना नाराज हो जाएगा ये, ठीक है। तो इमेज से और मिरर की जो डिस्टेंस होगी, इसको अगर हम v कह दें, और ऑब्जेक्ट से जो मिरर की डिस्टेंस होगी, इसको हम अगर u कह दें, तो याद रखिएगा कि ये u और v दोनों बराबर होती हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू 2u और इक्वल टू 2v, ये हमेशा होता है। तो ये बी स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ठीक है। ए स्टेटमेंट भी करेक्ट है, बी स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो दो आंसर तो होंगे नहीं। बोथ ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। क्या बात समझ में आ रही है आप लोगों के? ओके, Yes, sir. तो द करेक्ट आंसर विल बी बोथ ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, एंड द क्वेश्चन नंबर 2 इज बेस्ड ऑन रिफ्रैक्शन बिकॉज ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस है, राइट? सबको समझ में आ रहा है ये बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes. कुछ बच्चे पूछ रहे हैं फीस भी लेनी है। अभी हमें फीस नहीं लेनी है, अभी तो पढ़ लो पहले। तो ये कौन सा लेंस है? ये कॉन्वेक्स लेंस है। कैसा है? कॉन्वेक्स लेंस है। कैसा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है, और इसमें रे डायग्राम बना हुआ है। इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम। ये जो पॉइंट है, ये बीच वाला जो पॉइंट है, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ये मैंने वीडियोस में बनाया है। सब लोगों ने वीडियोस देख लिए ये वाले या नहीं, जो मैंने भेजे? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो उनको पूरे तरीके से बेटा देखना है दोबारा से। इसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, ठीक है। सेंटर की दो स्पेलिंग होती है, कोई सी भी लिखिए, एक अमेरिकन होती है और एक ब्रिटिश होती है। एक को सेंटर को ऐसे भी लिख सकते हैं और सेंटर को ऐसे भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? उससे कोई मतलब नहीं है। ऑप्टिकल सेंटर जो है वो बेसिकली ऑप्टिकल सेंटर भी होता है लेंस का, और ज्योमेट्रिकल सेंटर भी होता है ना। ऑप्टिकल सेंटर और ज्योमेट्रिकल सेंटर। तो ये बेसिकली ऑप्टिकल सेंटर है। अगर कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंस की जाती है इस ऑप्टिकल सेंटर पर, तो विदाउट एनी डेविएशन वो पास हो जाती है मिरर से, एंड इट लुक लाइक जस्ट लाइक ए स्ट्रेट लाइन। ओके, लाइट जो लेंस के अंदर जाती है, ये वाला जो हिस्सा है, ये हमें नजर नहीं आता। अगर हम इस वाले हिस्से की बात करें तो ये वाला हिस्सा हमको नजर नहीं आता, ये बीच वाला जो हिस्सा है, ठीक है। ये जो बीच वाला हिस्सा है, यहाँ पर जो लाइट कैसे बेंड कर रही है, नजर नहीं आता। सिर्फ इसको हम पता कर सकते हैं कि ये होगा कैसे एक्चुअली, क्योंकि ये हमारी दुनिया से अलग है। ये तो लेंस के अंदर की चीज है, लेंस के अंदर तो हम बैठे नहीं है। बहरहाल ये ऐसा होगा, स्ट्रेट लाइन की तरह जाएगी। तो ऑब्वियसली ये वाली जो पिक्चर है, ये बिल्कुल करेक्ट है। ये जो पिक्चर है, ये कैसी है? बिल्कुल करेक्ट है। क्या मेरी बात समझ में आती है आप लोगों की?
Okay. Yes. Now Yes, sir. let us talk about this. Yes, sir. Let us talk about this figure. इस फिगर के बारे में आप देखिए, ये बिल्कुल ये जो लाइन दी हुई है ये इंसिडेंस लाइन है। ये कौन सी लाइन है? बेसिकली ये वाली कौन सी लाइन होती है? ये होती है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। कौन सा? स्कूल वाले प्रिंसिपल नहीं, ये प्रिंसिपल एक्सिस मतलब प्रिंसिपल्स वाले प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है इंसिडेंस रे। जब कभी भी ऐसा होता है तो फोकस से पास होती है लाइन, आफ्टर द रिफ्रैक्शन फोकस से पास होती है। तो दिस इमेज इज आल्सो ए करेक्ट रे डायग्राम। दिस इज आल्सो ए करेक्ट रे डायग्राम। बात समझ में आ गई? तो ये फर्स्ट वाला भी करेक्ट हो गया हमारा और सेकंड वाला भी करेक्ट हो गया। नाउ लेट अस टॉक अबाउट फिगर नंबर 3, दैट इज दिस फिगर। इस फिगर में क्या है कि इंसिडेंस रे बेसिकली फोकस से पास हो रही है और लेंस से टकरा रही है। अब कोई फोकस से ऐसे पास करा दे तो लेंस से कभी भी टकराएगी नहीं, तो इस तरीके से हमें पास कराना है कि वो लेंस से टकराए। क्या बात समझ में आती है? ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। तो हमने एक रे ऐसी बनाई जो कि बेसिकली लेंस से टकराई, तो ये बेसिकली क्या होगा? आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये और ये वाली लाइन दोनों कैसी हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। तो ये पैरेलल दिखा भी रखी है, हालांकि लिख नहीं रखा है यहाँ पर, लेकिन दिख रहा है हमें ये पैरेलल है। तो इट इज आल्सो ए करेक्ट रे डायग्राम। तो हमारे 3 रे डायग्राम तो बिल्कुल करेक्ट हो गए ना। लेट अस टॉक अबाउट दिस फोर्थ वन। ये फोर्थ क्या कह रहा है कि एक रे हमने फोकस से पास कराई, F1 से पास कराई, लेंस से टकराई। तो ये तो बेसिकली यही है। अब लेंस से टकराने के बाद ये कहां चली गई? ये फोकस से चली गई, दूसरे फोकस से चली गई, जो राइट हैंड साइड के अंदर का जो पॉजिटिव फोकस था उससे चली गई। तो क्या ये रे डायग्राम सही है? हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस फैक्ट? नो सर। है ना? No, sir. ये बेसिकली एक अकेला इनकरेक्ट रे डायग्राम है एंड इट इज नॉट द करेक्ट रे डायग्राम। तो फोर्थ जहां जहां पर आ रहा है ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। हमारे ऑप्शन जहां पर भी ये तीनों आ रहे होंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, एंड दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या बात समझ में आती है? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। ओके, फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम मैं ये बार लगा दूंगा कि 5 मिनट के बाद कोई भी आएगा तो मैं उसको एंटर नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तो डिस्टर्ब हो रहा हूँ, मुझसे बार बार लोग बीच में आ रहे हैं। आप लोगों को भी नजर आ रहा होगा ये बीच में मैसेज आता है, नजर आता है क्या? नो सर। नो सर। हाँ, आप लोग को नजर नहीं आता, लेकिन मुझे आता है। बार बार जो एंटर होते हैं ना बच्चे लेट। एनीवे, तो एक बात ये हो गई कि इसका जो आंसर है वो सी है बच्चों। ठीक है, आई होप कि आपकी प्रैक्टिस हो रही होगी ना। एक बात और करना चाहता हूं इसी के साथ साथ, एक चीज आपने पढ़ी होगी, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस। यस सर। प्रिंसिपल फोकस कौन सा फोकस होता है? मतलब ये F1 प्रिंसिपल फोकस होगा या F2 प्रिंसिपल फोकस होगा? सर ये दोनों है। दोनों है। तो दोनों होंगे। किसने बताया ये बात? सर F1 होना चाहिए। सर दोनों होंगे क्योंकि सर लेंस दो कॉन्वेक्स, मतलब कॉन्वेक्स लेंस दो कॉन्वेक्स मिरर को बना के मतलब। अच्छा, मेरे सवाल का और जवाब दिए सब लोग। फोकल लेंथ कैसी होती है कॉन्वेक्स लेंस की? पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है? पॉजिटिव। सर पॉजिटिव होती है। अब मैं उसका जवाब बताता हूँ आपको कि प्रिंसिपल फोकस कौन सा फोकस होता है। याद रखिए हमेशा दोनों ही लेंस में, दोनों ही मिरर्स में, याद रखिएगा मेरी बात, ये लिख लीजिएगा आप, हिंदी में, उर्दू में, इंग्लिश में, चाहे जैसे। दोनों ही लेंस में, दोनों ही मिरर में फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है, ये आप फट से बता देंगे। सिर्फ आपको ये बात पता होनी चाहिए कि प्रिंसिपल फोकस कौन सा होता है दोनों ही केस, यानी चारों ही केस में, यानी कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, कॉनकेव लेंस हो या कॉनकेव मिरर हो। 4 चीजें हो गई। इन चारों में पॉजिटिव फोकल लेंथ कौन सी होती है, नेगेटिव कौन सी होती है, ये आप बता देंगे अगर आपको प्रिंसिपल फोकस पता हो। प्रिंसिपल फोकस की जो कंडीशन है वो ये है
कि अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल डाली जाए, अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल डाली जाए मिरर पर चाहे लेंस पर, तो वो जिस फोकस से पास होगी वही बेसिकली क्या होता है, उसका प्रिंसिपल फोकस से पास, प्रिंसिपल फोकस होता है। क्या बात समझ में आ रही है? पैरेलल लाइट, पैरेलल लाइट जब भी इंसिडेंस की जाएगी किसी भी लेंस के ऊपर, आफ्टर द रिफ्रैक्शन वो जिस फोकस से पास होगी वही बेसिकली क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस होगा। तो ये इस वाले फोकस से पास होती है, ये राइट हैंड साइड की तरफ है। मैथमेटिक्स के अंदर हमने पढ़ा है ये प्लस एक्स एक्सिस होता है, ये माइनस एक्स एक्सिस होता है, ये प्लस वाई एक्सिस होता है, ये माइनस वाई एक्सिस होता है। तो राइट हैंड साइड के जितने भी डिस्टेंसेस हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, Yes, sir. so basically this is the focal length f. Is that clear to all of you? Okay, अब कॉनकेव की बात कर लेते हैं यहीं पर, क्योंकि हमें खाली सवाल नहीं कर रहे हैं, हमें समझाना भी है। ध्यान से देखिएगा, मैं आप इसको कॉन्वेक्स इसको इग्नोर कर दीजिए। अगर मैं ऐसा बना दूं, इसको कॉनकेव बना दूं, क्या बना दूं मैं इसको? कॉनकेव। अगर ये यहां पर ऐसे कॉनकेव, ठीक है, तो ये रे ऑफ लाइट कैसी होती है? ये रे ऑफ लाइट ऐसी हो जाती है, ऐसी। क्या मैं सही बना रहा हूं? Yes, sir. दूसरा कलर ले लेता हूं। ये रे ऑफ लाइट कैसी हो जाती? ऐसी हो जाती। क्या ये एक्चुअली में इधर जा रही है? यस, इधर जा रही है एक्चुअली। तो ये तो ना इससे पास हुई ना इससे पास हुई, किसी से भी पास नहीं हुई है। लेकिन अगर हम देखें तो इट एपियर्स टू मूव फ्रॉम दिस F1। क्या इस वाले फोकस से आती हुई लगेगी या नहीं लगेगी? ये इस वाले से, इस वाले से। Yes, sir. इसलिए जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है कॉनकेव की। क्या फंडामेंटल क्लियर हो गया? यस सर। Sir, हाँ, पूछिए। सर अगर जैसे अभी इंसिडेंट रेस में LHS साइड मतलब सर लेफ्ट हैंड साइड से आ रही है और अगर इसलिए सर उनकी मतलब फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव आ रही है कॉन्वेक्स लेंस की, तो सर अगर ठीक है। इंसिडेंट रे दूसरी साइड से है तो? ये आपने अच्छा सवाल पूछ लिया, इसको और क्लियर कर लेते हैं, वरना मैं भूल रहा था इसको एक्सप्लेन करना। ये यूनिवर्सल कन्वेंशन है कि ऑलवेज ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में रहेगा। ऑब्जेक्ट किस साइड में रहेगा? लेफ्ट साइड। इसीलिए यू हमेशा कैसी रहेगी? निगेटिव। ठीक है? यस 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 Okay? ये कन्वेंशन है, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ कन्वेंशन तो रखनी पड़ेगी ना। तो ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रहेगा ताकि उससे जो निकलने वाली रेज हैं वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा सके। ठीक है? अगर आप ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव साइड में कर देंगे तो ऑब्वियसली चीजें जो हैं वो बदल जाएंगी। ओके, आर यू कन्विंस्ड? आगे बढ़ूं? आगे बात समझ? इसी तरह से कॉनकेव मिरर और कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का भी हम समझ सकते हैं कि प्रिंसिपल फोकस कौन सा होगा। दूसरी बात कि उसकी किसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, किसकी फोकल लेंथ निगेटिव होगी। ओके, कॉनकेव की निगेटिव होती है, कॉनकेव की क्या होती है? निगेटिव होती है। समझ लेते हैं इस बात को भी समझ लेते हैं यहीं पर ही। अभी ये कैसा बना दिया मैंने? कॉनकेव। ये बनाना जरूरी रहता है, ये पॉलिश सरफेस, ताकि पता लग जाए कि शाइनिंग सरफेस की तरह। तो सपोज दिस इज F एंड दिस इज 2F। ओके, तो ये बेसिकली एक रे आ रही है और ये एक्चुअली में अगर पैरेलल है तो ये इस फोकस से पास होगी, तो ये इधर वाले जो डिस्टेंसेस हैं वो कैसे होंगे? नेगेटिव होंगे। तो कॉनकेव के लिए, फॉर कॉनकेव मिरर के लिए जो फोकल लेंथ है वो कैसी रहती है? वो नेगेटिव। ओके, बात समझ में? इसको अभी ये सारी चीजें रिकॉर्ड भी हो रही हैं, आप बाद में भी देख सकते हैं इसको। अगर हम क्या बनाते हैं? हम बनाते हैं कॉन्वेक्स। ठीक है बेटा, कॉन्वेक्स ऐसा होगा, उसके अंदर राइट हैंड साइड की तरफ होगी, उसकी जो फोकस होगा सपोज यहाँ पर है। अभी हम इसको देखते हैं, एक रे ऑफ लाइट लाते हैं हम ब्लू कलर की,
तो ये ब्लू कलर की रे ऑफ लाइट आई, जाहिर सी बात है इधर की तरफ पॉलिश है तो अंदर तो हो नहीं पाएगी, अंदर तो जा नहीं पाएगी ये रे, तो ये रिफ्लेक्ट होगी। ये बेसिकली क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्लेक्ट कहां से होगी बेटा, ये सी से होगी। तो सी से इसको आप मिलाइए, पहले सी से हम मिलाएंगे इसको, इस लाइन को सी से मिलाएंगे, ठीक है, और सी को आगे एक्सटेंड कर देंगे। तो ये जो लाइन होगी रिफ्लेक्ट होगी, ये किस किस हिसाब से होगी, जिस एंगल से ये आई थी उस एंगल से ही रिफ्लेक्ट होगी। और इसको अगर एक्सटेंड कर देंगे, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, इसको माइंड मत करिएगा, तो ऐसा लगेगा कि ये जो लाइट ये वाली जा रही है, ये वाली, ये जो रिफ्लेक्टेड रे जा रही है, ऐसा लगेगा कि ये फोकस से आई है। बात समझ में आई, अंदर वाले फोकस से, पॉलिश साइड वाले फोकस से आई। तो ये बेसिकली फोकस होता है, ठीक है। और ये फोकस कैसा हो जाएगा भाई, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। तो अब ये बात क्लियर है कि फोकल लेंथ चाहे न्यूमेरिकल में कैसी भी दे रखी हो, हमें हमेशा ये बात याद रखनी है कि किसकी पॉजिटिव होती है किसकी नेगेटिव होती है। बात समझ में, इससे काफी न्यूमेरिकल बच जाएंगे, वरना हमेशा कंफ्यूजन ही रहता है स्टूडेंट को कि कौन सी पॉजिटिव होती है कौन सी नेगेटिव होती है। अगर प्रिंसिपल फोकस का कंसेप्ट क्लियर है आपको, तो आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी। बात समझ में, आपको हमेशा सब समझ में आएगा कि बेसिकली रे कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, क्या फार्मूला रखना है, वो सब याद रहेगा। अगर ये याद नहीं है आपको तो वो हमेशा कंफ्यूजन रहेगा, रटना पड़ेगा। तो चीजों को रटने की जरूरत नहीं है, उनके कंसेप्ट क्लियर करिए। मैंने प्रिंसिपल फोकस के ऊपर एक वीडियो बहुत छोटा सा, मुश्किल से 7-8 मिनट का अपलोड कर रखा है, मैंने ग्रुप के अंदर भेजा भी है। बहुत से लोग बाद में एंटर हुए तो उनको हो सकता है नजर ना आ रहा हो वो, तो उनके लिए मैं दोबारा भेज दूंगा। अभी प्रिंसिपल फोकस के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाया 7-8 मिनट का होगा मेरे ख्याल से, ज्यादा नहीं होगा, उसको देख लीजिए एक बार, समझ में आ जाएगा और नोट्स बना लीजिएगा। नाउ लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन नजर आ रहा है, इसको जरा समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, ओके, ए लाइट रे एंटर्स फ्रॉम मीडियम ए। एंटर्स फ्रॉम मीडियम रे मींस हमने ये बता दिया कि इंसिडेंट रे कहां पर है। बेसिकली ए मीडियम के अंदर इंसिडेंट रे है, ए से बी में जा रही है, एज शोन इन द फिगर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिलेटिव टू ए विल बी। अब ये जो रिलेटिव टू ए क्या देते हैं ना हम लोग, इसको समझना चाहिए कि बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो एक्चुअली में होता क्या है और निकालते कैसे। तो सबसे पहले इस फिगर को समझ लेते हैं, ये जो फिगर बनी हुई है इस फिगर को समझ लेते हैं। यू सी इट इज मीडियम बी, ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, इसके इधर की तरफ मीडियम बी है और इधर की तरफ मीडियम ए। क्या बात समझ में आती है? ये वाली जो लाइन है, ये वाली कौन सी वाली, ये वाली जो लाइन है जहां पर दो मीडियम मिलते हैं, इसको बोलते हैं इंटरफेस। क्या बोलते हैं इसको? इंटरफेस। इंटरफेस बेसिकली कोई अलग से लाइन नहीं होती, ये दो मीडियम जहां पर मिल रहे हैं, एक मीडियम खत्म हो रहा है दूसरा शुरू हो रहा है, एक मीडियम की टेरिटरी खत्म हो रही है दूसरे मीडियम की टेरिटरी शुरू हो रही है। सपोज ये वाटर है, समंदर है, समंदर के ऊपर बेसिकली क्या चीज है? एयर है। तो समंदर के ऊपर जो पानी के ऊपर वाली सतह है वही बेसिकली क्या कहलाया जाएगा? इंटरफेस। क्या बात समझ में आ रही है? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें रे ऑफ लाइट बेसिकली जिस जगह टकराती है इंटरफेस पर एक नॉर्मल बना देते हैं। क्या बना देते हैं? नॉर्मल। इट शुड बी नोटेड इट इज नोन एज नॉर्मल नॉट परपेंडिकुलर। याद रखिएगा ये बात, बेसिक्स बता रहा हूं, ये बात याद रखिएगा। इट इज नॉर्मल नॉट द परपेंडिकुलर। बात समझ में आ रही है? नॉर्मल होता है किसी लाइन पर, अगर ये लाइन है आपको सपोज इसके ऊपर 90 डिग्री की कोई लाइन होगी, सॉरी नॉर्मल में गलत बोल गया, इसके लाइन के ऊपर बेसिकली होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, लाइन के ऊपर क्या होता है? परपेंडिकुलर। लेकिन अगर कोई नोटबुक है, सपोज कोई नोटबुक, ठीक है, सपोज ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर एक पोल खड़ा हुआ है, ग्राउंड के ऊपर एक क्या खड़ा हुआ है? पोल खड़ा हुआ है। तो ये बेसिकली क्या होगा? ये नॉर्मल कहलाएगा। ठीक है, बात समझ में आती है? ग्राउंड के ऊपर अगर कोई पोल है 90 डिग्री पर खड़ा हुआ तो उसको बोलेंगे नॉर्मल। तो नॉर्मल और परपेंडिकुलर के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो ये जो एंगल होगा बेसिकली ये 90 डिग्री का होगा, और हम सिर्फ उसी जगह पर नॉर्मल बनाते हैं जिस जगह पर लाइटें टकराती है इंटरफेस पर। अब
कौन सा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, कौन सा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। तो ये इंसिडेंट रे है, ये वाला जो एंगल होगा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, इसको हम आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, ये कौन सी बेसिकली, ये रिफ्रैक्टेड रे कौन सी है, ये बेसिकली रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल होगा ये बेसिकली एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। ये बातें आप सब लोग पहले से भी जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते होंगे उनको पता चल गई होगी और आपकी रिवाइज होगी। ये सिंपल सी बात, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, कह रहे हैं द रे एंटर्स फ्रॉम ए टू मीडियम बी एज शोन इन द फिगर, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिलेटिव टू मीडियम ए। या क्वेश्चन पेपर में ये भी आ सकता है, इस बी की जगह लिख दें ए और इस ए की जगह लिख दें बी। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो बेशक आपका जो है क्वेश्चन गलत होने का चांस है। अगर कंसेप्ट आपको क्लियर है तो गलत नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। एक बात समझ लीजिए, ये जो इतनी लंबी लाइन लिखी है ना, ये देखो यहां से, इसको मैं क्या करता हूं, कैसे करते हैं, ये वाली देखो, ये वाली यहां से लेकर और ये पूरी, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिलेटिव टू मीडियम ए, ये क्या होगा, इसको लिखते कैसे, इसको ऐसे लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिलेटिव टू मीडियम ए। बात समझ में आई? अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पर लिखेंगे साइन ऑफ एंगल डिवाइड बाई साइन ऑफ एंगल। कहां पर आर लिखेंगे, कहां पर आई लिखेंगे, ये बात क्लियर कर दे रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिएगा। साइन ऑफ एंगल ऑफ आई ऊपर लिखते हैं या नीचे लिखते हैं, ये समझ लीजिए। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला है, बात समझ में आई, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला है उसका जो एंगल है वो हमेशा नीचे रखें, बात समझ में। और जिसकी रिस्पेक्ट में निकाला है उसका जो एंगल है वो हमेशा ऊपर रखें। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है। अब दूसरी बात और क्लियर कर ली, ये खाली क्वेश्चन कराना मकसद नहीं है मेरा कंसेप्ट क्लियर करना मकसद है। क्वेश्चन का आंसर तो इंटरनेट में मिल जाएगा एक सेकंड के अंदर, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर ये मीडियम बी एयर होता या वैक्यूम होता, या क्या होता, वैक्यूम होता, तो इस ए को हम लिखते ही नहीं, इसको खाली हम म्यू भी लिख देते। दूसरी इंफॉर्मेशन ये पता लगी कि अगर एयर या वैक्यूम हो तो हम ए को लिखना भी पसंद नहीं करते। क्या बात समझ में आ रही है? अब साइन की वैल्यूज को याद करिए। साइन अगर 0 लेते हैं तो 0 होता है, साइन अगर 30 लेते हैं तो हाफ हो जाता है, साइन अगर 60 लेते हैं तो √3/2 हो जाता है। हाफ का मतलब 0.5 और इसका मतलब क्या हो जाएगा 0.886 होता है, कुछ ऐसे करके। और साइन अगर 90 लेते हैं तो बेसिकली किसके बराबर हो जाता है, 1 हो जाता है। यानी जैसे जैसे साइन का एंगल बढ़ता है वैसे वैसे साइन थीटा भी बढ़ता है। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये बताइए मुझे, आई बड़ा या आर, इस वाली फिगर के अंदर आई जो है वो ज्यादा है आर से, तो इसका मतलब साइन आई भी ज्यादा होगा साइन आर से। इसका मतलब क्या है कि ये रेशियो बेसिकली ज्यादा होगा 1 से। क्या बात समझ में आ रही है? तो ग्रेटर देन यूनिटी विल बी द आंसर। क्या बात समझ में आ गई सब लोगों को? सब लोग मुतमईन हैं इस आंसर से? कोई भी मुतमईन नहीं? एक बच्ची मुतमईन है, वो भी आधी सी बेचारी। सर एक बार और समझा दो। हमें पूछना था कि सर, एक बार और किस बता हिसाब से दीजिए। लिए गए हैं। क्या चीज, क्या पूछना था? सर इंसिडेंस का एंगल जो लिया है और रिफ्लेक्शन हाँ। का एंगल लिया है वो किस तरीके से लिया है? ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल, ये जो नॉर्मल है इसके बीच में जो एंगल होता है इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। कुछ बच्चे कंफ्यूजन में इस वाले एंगल को बोल देते थे, ये ब्लू लाइन से बता रहा हूं मैं, इस वाले एंगल को बोल देते। ये एंगल नहीं होता बेटा, ये वाला इंसिडेंट एंगल नहीं होता। इंसिडेंट होता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में। और इंसिडेंट रे की क्या पहचान है? इंसिडेंट रे की क्या पहचान है? ये मिटाने दो पहले मुझे। इंसिडेंट रे की पहचान क्या है?
इंसिडेंट रे की पहचान ये है कि ये एरो बन रहा हुआ है, और रिफ्रैक्टेड रे की क्या पहचान है कि ये एरो आउटसाइड बन रहा होगा, बाहर निकलता है, इंटरफेस से दूर जाता है। क्लियर हो गई बात? जी यस सर। अभी अभी मैं और भी क्लियर करूंगा बेटा। ये एक बार जो मैंने बात समझा दी, ये हर सवाल पे लागू होगी इस तरह के, तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। अच्छे से समझ लेंगे इंशाल्लाह ताला दसियों न्यूमेरिकल हो जाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है? सर। यस सर। तो आंसर क्या है? ग्रेटर देन यूनिटी। आंसर क्या होगा? ग्रेटर देन यूनिटी। आगे बढ़े हम लोग। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। ये बेसिकली एग्जाम्पलर, जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, शायद उसका ये क्वेश्चन है जहां तक मुझे याद। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन को समझ लीजिए। फॉर ए रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट मतलब एग्जिस्ट कर रहा है, दिख रहा है हमको वो, और मिरर के बेसिकली सामने है। Which of the following can produce a real image? रियल इमेज कौन बनाएगा? क्या प्लेन मिरर रियल इमेज बनाता है? नहीं, प्लेन मिरर नहीं बनाता रियल इमेज। क्या कॉनकेव? हाँ बेटा, ये कैमरा बंद रखेंगे सब लोग। कॉनकेव मिरर बनाता है? यस, कॉनकेव बनाता है। कॉनकेव लेंस बनाता है? कॉनकेव लेंस बनाता है? कॉनकेव लेंस भी नहीं बनाता। कॉन्वेक्स मिरर बनाता है? नो सर। कॉन्वेक्स मिरर भी नहीं नो बनाता। सर। बात समझ में आई? तो आंसर की बेसिकली क्या हो गया? कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस ए रियल इमेज फॉर ए रियल ऑब्जेक्ट। ओके, तो आंसर इज बी। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर गेटिंग। ओके, यस सर। now let us move on to this question number 5. Question number 5 is looking a numerical question. इसको न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर सकते हैं और रे डायग्राम से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आज मैंने आसान क्वेश्चन रखे, अगली बार में थोड़ा सा मैं जो डिफिकल्टी है वो उसको बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर। याद रखिए 40 सेंटीमीटर का मतलब आप हमेशा -40 सेंटीमीटर समझेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? 40 सेंटीमीटर का मतलब आप क्या समझेंगे? -40 समझेंगे, क्योंकि मिरर कौन सा दे रखा है? मिरर कौन सा दे रखा है? कॉनकेव दे रखा है। कॉनकेव मिरर ये है, तो ऑब्जेक्ट बेसिकली कहाँ होगा? ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो बेसिकली -40 से। -40 का मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड साइड पे, और 40 का मतलब क्या है? सिंपल डिस्टेंस। तो -40 लिखेंगे न्यूमेरिकल में अगर जरूरत पड़ेगी। क्या बात समझ में आ रही है? ओके, तो 40 क्वेश्चन में लिखा जाता है, आप -40 समझेंगे हमेशा। याद रखिएगा, ये एनसीईआरटी का तरीका है। आप पूछिए क्या करेंगे आप? सर आपने हमें -40 क्यों लिया है? मैं क्या समझा रहा हूँ इतनी देर से? मैं कह रहा हूँ 40 अगर क्वेश्चन में लिखा भी है 40, तो भी आप हमेशा -40 समझेंगे उसको। 40 बेसिकली क्या लिखा है? ये डिस्टेंस लिखा है, डिस्टेंस। लेकिन जब भी न्यूमेरिकल में पुट करेंगे तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है ये, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमेशा किधर की तरफ होता है? लेफ्ट हैंड साइड के अंदर होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड की वजह से इस 40 को ना लिखकर हम क्या लिखते हैं बेटा? -40 लिखते हैं। क्वेश्चन में लिखा रहेगा, लिखा रहने दीजिए, हम क्या यूज करेंगे? -40। एनसीईआरटी में कुछ सॉल्व प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप उन्हें देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ओके, आई होप द डिस्कशन ऑन दिस पॉइंट इज ओवर। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। From a concave mirror gets its image at the same point. कॉनकेव मिरर है, उसी जगह पर उसकी इमेज भी मिल रही है। याद रखिए इमेज कैसी होती है? इन्वर्टेड। तो अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है, तो इमेज किधर की तरफ होगी? इमेज नीचे की तरफ होगी, लेकिन उसी जगह पर है। ये कब मिलती है बच्चों? कब मिलती है? When object is at C. Now you see, these are the ray diagrams. These are the ray diagrams for concave mirror. ये कौन से वाले रे डायग्राम की, कौन सी वाली सिचुएशन की बात कर रहे हैं? इस सिचुएशन की बात कर रहे हैं। बात समझ में? तो जिस बच्ची ने भी बताया था, बिल्कुल सही बताया था। द ऑब्जेक्ट इज एट सी। तो सी के ऊपर जब ऑब्जेक्ट होता है, जब ही बेसिकली उसकी इमेज जस्ट उसके नीचे बनती है, उसी के पास बनती है। तो इसका मतलब क्या है कि हमको ये जो -40 दे रखा है, ये बेसिकली आर की वैल्यू दे रखी है। अगर हमें फोकस निकालना है तो होगी -40/2 इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आंसर कौन सा होना चाहिए? आंसर ये बेसिकली सी होना चाहिए। ओके,
बच्चों मेरे ख्याल से कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं अभी, और ये जूम एप्लीकेशन में अगर 2 से ज्यादा लोग होते हैं तो 40 मिनट के बाद डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूं, आप लोग दोबारा आ जाइए, दोबारा अपीयर हो जाइए इसके अंदर। मैं सिर्फ 2 मिनट का टाइम दूंगा, मैं फौरन लॉग इन कर लूंगा, आप लोग फौरन एंटर हो जाइएगा उसी लिंक से, जो लिंक मैंने आपके ग्रुप में दे रखा है, राइट? ओके सर। ओके सर। ओके सर। अब आ रहा है? यस सर, Yes, अब आ रहा sir. है। हाँ, वो इसकी पहचान है कि रिकॉर्डिंग शुरू हो गई, राइट? नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान सवाल है। लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन, लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट इन, किस में लाइट फास्ट ट्रेवल करेगी? तो इसमें एकदम से आंसर सोचने की जरूरत नहीं है। इसमें सबसे पहले हम इसमें सबसे पहले हम ऑप्शन देखेंगे, और उसमें हम ये देखेंगे कौन सा मीडियम सबसे ज्यादा रेयरेस्ट है, ऑप्टिकली रेयरेस्ट। क्या मैं बोल रहा हूं? ऑप्टिकली कौन सा मीडियम ऑप्टिकली रेयरेस्ट है? तो एयर ऑब्वियसली रेयरेस्ट है। अगर यहां पर एयर के साथ साथ वैक्यूम भी लिखा होता तो बच्चों क्या ऑप्शन लगाते आप? वैक्यूम। सर फिर वैक्यूम। वैक्यूम, क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.001 है, ठीक है? तो इसलिए एयर में भी थोड़ी सी स्पीड कम हो जाती है, वैक्यूम में सबसे ज्यादा रहती है। अच्छा बच्चों, इस सवाल को मैं और आपसे जरा बदल के पूछता हूँ। मुझे आप ये बताइए कि मैं आपको मीडियम देता हूं, कुछ ऐसे मीडियम जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन है। एक मीडियम ऐसा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.59, दूसरा मीडियम ऐसा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3.46, तीसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तीसरा मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.53, चौथा मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4.32। आप मुझे ये बताइए इनमें से कौन सा मीडियम ऐसा है जिसमें लाइट स्लोएस्ट ट्रेवल करेगी? सर डी ऑप्शन। ऑप्शन डी। सर ऑप्शन डी 4.32। सर 4.32। क्या होगी बताओ बच्चों? 4 बता रहे हैं कुछ बच्चे, सर ऑप्शन डी। 4.32। सर ऑप्शन डी 4.32। मतलब ये वाला मटेरियल। तो इसका Yes, मतलब sir. क्या है कि जो बच्चे बता रहे हैं उनको सही पता है, जो बच्चे नहीं बता रहे हैं या तो वो सुन नहीं पाए या उनको पता नहीं है। तो बच्चों समझ लो, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा उसमें रे ऑफ लाइट उतनी ही स्लोएस्ट ट्रेवल करेगी। क्या बात समझ में आ रही है? और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा पैरामीटर है? Yes, ऑप्टिकली पैरामीटर, ऑप्टिकल पैरामीटर है। बात समझ में आई? अच्छा अब चलो मैं और एक नई प्रॉब्लम बताता हूँ। इसी टाइम में एक नई प्रॉब्लम बताता हूँ। अब ये बताओ कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दे रखा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दे रखा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस सबका सेम, ठीक है? फॉर एग्जांपल दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द आपके इंटरफेस एंड दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये तो यूं चली जाती सीधी, लेकिन यहाँ पर बेसिकली अलग अलग एंगल बन रहे हैं। एक यू बन रहा है आपके, एक यू बन रहा है, और एक ग्रीन से ले लेते हैं, एक ग्रीन में यू बन रहा है, और एक इससे ले लेते हैं ये वाला कलर से, एक ऐसा कलर, ठीक है? ऐसे क्या मुझे बता सकते हैं इनमें से कौन सा मीडियम ऐसा होगा जो बेसिकली, मतलब मीडियम बदलने से ये लाइन बदल रही है, ये बात याद रखिए, ये कलर ऑफ लाइट नहीं है, ये अलग अलग मीडियम की लाइन है। तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा? इसका ज्यादा होगा, 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 यानी येलो का ज्यादा होगा, ब्लू का ज्यादा होगा, और आपके रेड का ज्यादा होगा, या ग्रीन का ज्यादा होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा होगा? सर ग्रीन। सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड का ज्यादा होगा। सर रेड का ज्यादा होगा। सर येलो का। सर येलो का। सर येलो का होगा। बेटा देखो ये लाइन यूं जा रही थी,
ये लाइन यूज आ रही थी यू सीधी, और ये बेसिकली नॉर्मल है, ये नॉर्मल, ठीक है। तो येलो का मतलब अवे टू द नॉर्मल हो गई, अवे टू द नॉर्मल हो गई। तो ये बेसिकली कैसा मीडियम हो गया, रेयरेस्ट मीडियम हो गया। और ये कैसा मीडियम हो गया, ये डेंसर मीडियम हो गया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा होता है, डेंसर का या रेयरेस्ट का, इसका ज्यादा होगा। तो यानी ग्रीन वाला जो है सर बेसिकली, डेंसर का। डेंस। हाँ, तो ग्रीन वाला जो है बेसिकली, इसमें रे ऑफ लाइट स्लोवेस्ट मूव करेगी, इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सबसे कम होगा, ये बेसिकली डेंसर होगा। ये तीनों इंफॉर्मेशन अलग अलग हैं लेकिन एक साथ है, याद रखिएगा। इस येलो वाले के लिए ये रेयरेस्ट मीडियम है, इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा, और ये बेसिकली रेयरेस्ट मीडियम, और यहां पर लाइट फास्टेस्ट ट्रेवल करेगी। क्या बात समझ में आ रही है, क्लियर हो गया बेटा? यस ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 6 था उसका आंसर बेसिकली एयर है। अगर वैक्यूम होता तो वैक्यूम होता। अगर इसमें स्लोवेस्ट पूछा जाता हमसे, तो स्लोवेस्ट के लिए हम पूछते भाई, स्लोवेस्ट के लिए हम पूछते भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दीजिए हमको। तो नेचुरल सी बात है कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है, और डायमंड और ग्लास में फिर कंट्रोवर्सी हो जाती। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या तो बताएंगे या फिर हमें पता होना चाहिए कि किसका ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ और मटेरियल भी रख सकते थे हम, ग्लिसरीन रख सकते थे, वैसलीन रख सकते थे, ऑयल रख सकते थे कोई। एनीवे, नाउ लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस 7th वन, द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ, इंडिसेस क्या होता है बेटा? प्लूरल ऑफ इंडेक्स। सब प्लूरल ऑफ इंडेक्स। यस एग्जैक्टली, इंडेक्स का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो प्लूरल होता है वो बेसिकली इंडिसेस बोलते हैं, है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ ग्लास एंड वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू 3/2 4/3। तो 3/2 बेसिकली क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे मैं लिख रहा हूं उसको समझिएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास with respect to air is equal to 3/2. Refractive index of water with respect to air is equal to 4/3. कौन सा बड़ा है, 3/2 बड़ा है या 4/3 बड़ा है? बोलो बच्चों, ये 3/2 ज्यादा बड़ा है या 4/2? सर 3/2। कैसे करते हैं, या तो न्यूमरेटर बराबर कर लें या डिनोमिनेटर बराबर कर लें। तो एलसीएम लेंगे तो 3 और 2 का 6 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9/6, है ना। ये बेसिकली 9/6 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी ये 6 हो जाएगा, और ये 2 गुना हुआ तो 8/, तो ये 9/6 ज्यादा है तो 3/2 बड़ा है, यानी ये बड़ा है। ये क्या है बेसिकली, लार्जर है, जिसको मैंने एरो बना रखा है। क्या बात समझ में आती है? ठीक है। पूछा क्या है बेटा हमसे, उसकी बात कर लेते हैं। हमसे पूछा क्या है, रिस्पेक्टिवली इफ स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड की टर्म्स में दे रखा है बेटा। जैसे ही बताऊंगा सवाल को, उसको हमेशा के लिए रख लेना, हमेशा के लिए समझ लेना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। ये मैंने एक प्रॉब्लम और यूट्यूब पर अपलोड कर रखी है, पिछले साल करी थी, उसमें भी मैंने बहुत ही डिटेल में ये बात समझा रखी है। इस क्वेश्चन में या इस तरह के क्वेश्चन में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा अगर डिटेल में एक बार समझ ली तो। बात समझ में आई? वरना कई बार बच्चे जो है वो इसके अंदर क्या होते हैं, परेशान होते हैं। ठीक, सबसे पहली बात, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इसको हम कैसे देते हैं। इसको एक तरीका तो ये है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ आई डिवाइड बाई साइन ऑफ एंगल ऑफ आर देते हैं। ठीक है, एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका क्या होता है बच्चों, दूसरा तरीका होता है स्पीड ऑफ लाइट इन या ध्यान से देखना, अगर मैंने यहां पर गिलास और एयर लिखा है ना, तो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं ऊपर ही, स्पीड ऑफ लाइट इन डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन। ध्यान से समझ लेना, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलवाया जाता है उसको नीचे लगते हैं।
क्या बात समझ में आती है? और जिसकी रेस्पेक्ट में निकलवाया जाता है उसकी स्पीड को ऊपर लगते हैं, ठीक है? बात समझ में आ रही है? सबको पता है ये बात? बोलो बच्चों। यस सर। ठीक है, अगर पता नहीं है तो याद कर लेना, रट लेना, लिख लेना, कुछ भी कर लेना, ठीक है? क्या बात समझ में आ रही है? अब स्पीड ऑफ एयर हम जानते हैं कि वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हालांकि न्यूमेरिकल के अंदर दे नहीं रखी, न्यूमेरिकल के अंदर दे नहीं रखी, नहीं दे रखी तो छोड़ो, कोई बात नहीं है। हम यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट को VA लिख लेते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास बेसिकली हमको क्या दे रखी है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट? क्या बात समझ में आती है? तो यहाँ पहली वाली इक्वेशन से हम VA निकाल सकते हैं बच्चों। VA कितनी हो जाएगी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट? क्या बात समझ में आती है? अब इस वाली इक्वेशन पे कॉन्सेंट्रेट करिए। इस वाली इक्वेशन में कॉन्सेंट्रेट, W लिखा है, W, तो हम क्या लिखेंगे? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ऊपर एयर ही लिखेंगे क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू एयर है, और नीचे लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये किसके बराबर है? ये 4/3 के बराबर है। अब स्पीड ऑफ लाइट वाटर हमें निकालनी है, ये वाली चीज हमें निकालनी है, तो 4/3 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। स्पीड ऑफ लाइट एयर कितनी है? 3 × 10⁸। क्या स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर निकल जाएगी? बोलो बच्चों, ये हो जाएगी 9/4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ये मेरे ख्याल से 2.25 आ जाता है, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो देखो आपके ग्लास के अंदर कितनी थी स्पीड? ग्लास के अंदर 2 थी, और वाटर के अंदर कितनी आ रही है? वाटर के अंदर 2.5 आ रही है। तो इससे भी पता लग रहा है जिसके अंदर स्पीड कम होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, जिसके अंदर स्पीड ज्यादा होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो आज बेटा इतने ही क्वेश्चन कराने थे मुझे। अब मैं इंशाल्लाह ताला परसों क्लास लूंगा और उसके अंदर और क्वेश्चन कराऊंगा। टाइम में इन्फॉर्म करूंगा ग्रुप के ऊपर, ठीक है? जब मैं फ्री होऊंगा इंशाल्लाह वो टाइम में रखूंगा। ये वाले जो क्वेश्चंस हैं आज जो मैंने कराए हैं, ये भी मैं YouTube पर वीडियो को अपलोड कर दूंगा। किसी से कोई क्वेश्चन छूट गया हो, कोई लफ्ज छूट गया हो, कोई चीज ना समझ में आई हो, तो आप जो है इसको रिपीट करके देख सकते हैं इस वाले लेक्चर को। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको YouTube पे दोबारा दिख जाएंगे। अभी उसका लिंक भी मैं आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा। प्लस एक बात और है, 9th क्लास की पूरी फिजिक्स और 15 साल के क्वेश्चंस मैं अपलोड कर चुका हूं ऑलरेडी YouTube पर। तो आप लोग कहेंगे तो मैं उसके लिंक भेज दूंगा ग्रुप के अंदर, और वरना आप लोग चाहेंगे तो खुद भी आप सर्च कर सकते हैं। तो मैं लिंक भेज दूं वहां YouTube पर। यस सर, यस सर, आप लिंक भेज दीजिएगा। लिंक बहुत सारे बेटा, 400 वीडियोस हैं। 400। हालांकि एक क्वेश्चन है, आप अपने चैनल का नेम बता दीजिए। मैं आपको प्लेलिस्ट भेज देता हूँ, प्लेलिस्ट, ठीक है? प्लेलिस्ट भेज देता हूँ, और आज के जो क्वेश्चंस थे उससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको मैं दोबारा भेज देता हूँ, और उन सारे क्वेश्चंस को कर लीजिएगा बेटा। 15 साल के क्वेश्चंस मैंने अपलोड कर रखे हैं, लाइट के भी और 9th क्लास के भी, ठीक है? फिर इलेक्ट्रिसिटी के अभी कुछ क्वेश्चंस रह गए, वो भी मैं कर दूंगा। आप लोग अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। मार्च या अप्रैल में एंट्रेंस होगा मेरे ख्याल से, मार्च अप्रैल में एंट्रेंस हो जाएगा अगली बार। ये मत समझिए 1 साल है, 1 साल के बाद नहीं है, 6 महीने के बाद है एंट्रेंस। ये वाला तो लेट हुआ है, अभी जो पिछला वाला हुआ है ये लेट हुआ है। अगला वाला 1 साल के बाद नहीं होगा, अगला वाला 6 महीने के बाद होगा। ये बात याद रखिएगा, 6 महीने के बाद या 5 महीने के बाद, ठीक है? हमेशा ऐसा नहीं रहने वाला है, ठीक है? तो आप लोग इसको पढ़ते रहिए। आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना है? कोई क्वेश्चन पूछना है क्या? पूछिए सर। आप सारे एमसीक्यू जो भी आप क्लास में करवाएंगे वो YouTube पे अपलोड करेंगे आप? मैं हर बार नहीं करूंगा, आज का करूंगा। हर बार की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है? आज का करूंगा, और हर बार का हो सकता है मैं प्राइवेट वीडियोस में करूं या रेस्ट्रिक्टेड वीडियोस में करूं। तो उसके लिए आपको मुझे ईमेल एड्रेस देना पड़ेगा, तब दिखेगा वो,
बहरहाल आज का तो मैं करूंगा जो मैंने आपसे ये कहा है, ठीक है, वरना बच्चे क्लास नहीं करेंगे। अगर मैं यूं कह दूंगा ना कि मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा तो कोई क्लास नहीं करेगा, सीख नहीं पाओगे अन्ना से। हाँ, यस सर। ठीक है, ये तो हो सकता है। वो मैं जानता हूँ बेटा, अभी तुम्हारी इतनी उम्र नहीं है जितनी दिन से मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ थैंक सर।